हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 10 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? व्यापारी। किंग्स मतलब राजा, और पिलग्रिम्स का मतलब होता है यहाँ पे तीर्थयात्री। तो हम इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आज से करीब 2000 साल पहले कैसे क्या चला करता था। तो ये स्टोरी हम देख लेते हैं। जो चैप्टर की शुरुआत में है, जगनी की स्टोरी है ये। जगनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसके गांव में मेला लगा हुआ है। तो वो अगल बगल देखती है, तो वो क्या देखती है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स हैं, शाइनी स्टील के पेन्स हैं, ओके, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ वो अगल बगल देखती है, जो कि कहाँ से आई हुई है? सिटी से आई हुई है, शहर से उसके गांव में आई हुई ये सारी चीज़ें जो उसके मेले में लगी थी वो उन्हें देखती है। फिर उसने देखा द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स कैम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। उसने देखा कि जो आदमी ये सारा सामान लेकर आए थे, वो शाम के टाइम ये सारा सामान कहाँ अपने बस वगैरह में, ट्रक वगैरह में रख के वापस चले गए। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जो लोग हैं, ये जो मैन हैं, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं? उसने ऐसा सोचा। तब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि इन्हें कहा जाता है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी व्यापारी। इनका काम होता है कि ये एक जगह का सामान ले जाके दूसरी जगह पर बेचते हैं। पीपल हु बाउट थिंग्स वेयर दे वर मेट एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। ये लोग क्या करते हैं, जैसे भोपाल में कोई चीज़ बनी तो ये लोग वहाँ से लेंगे और उसे ले जाके दिल्ली में बेच देंगे। तो ये काम क्या हुआ? ट्रेडर्स का काम हुआ। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। मतलब आज से कई हज़ार साल पहले हम ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। तो पिछले चैप्टर 9 में हमने देखा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसकी फ़ोटो भी हमने देखी थी। तो ये बहुत बहुत प्यारी पॉटरी थी, जो कि बाउल्स और प्लेट्स के रूप में ज़्यादा मिला करती थी। और ये बहुत सारी भारत के बहुत सब कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग साइड से हमको मिली थी। तो ये वहाँ पे कैसे पहुँची होगी? तो उस समय क्या होगा, ट्रेडर्स इसको एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पर बेच दिया करते थे। तो इस तरह ये हमें सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में मिली थी। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं ट्रेडर्स के बारे में बाय नोट्स। तो जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। यानी उस समय साउथ जो था वो सोना, वहाँ पे सोना बहुत हुआ करता था, उसके लिए वो फेमस था। मसाले हुआ करते थे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? पेपर यानी काली मिर्च। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जो पेपर था, जिसको ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसको और क्या बोला जाता था? काला सोना। इसको काला सोना इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग थी। कहाँ पर? रोम के लोगों में। रोमन एम्पायर में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो रोम के लोग आते थे और पेपर लेके जाते थे, और बदले में भारत वालों को क्या दे के जाते थे? सोना दे के जाते थे। इसलिए पेपर का नाम क्या पड़ गया? काली मिर्च का नाम पड़ गया काला सोना। इसको लोग किस नाम से जानने लगे? काला सोना, क्योंकि इसके बदले क्या मिला करता था? सोना। अब रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया। हम साउथ इंडिया में देखते तो हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि उस समय हमारा जो भारत था, सब कॉन्टिनेंट था, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। किससे? रोम से। तभी वहाँ के गोल्ड कॉइन्स हमें मिले। ट्रेडर्स कैरिड दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवान्स। जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो यहाँ से सामान कहाँ ले जाते थे? रोम लेके जाते थे। तो कैसे लेके जाते थे? या तो शिप्स के थ्रू लेके जाते थे या फिर कारवान्स के थ्रू। कारवान्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जब ज़मीन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वो होता है कारवान्स। अब आगे, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सी रूट्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया? रूट खोजा। और वो रूट कहाँ से खोजा? अरेबियन सी की ओर से और बे ऑफ बंगाल की ओर से। तो यहाँ से भी ट्रेवल हुआ करता था। अरेबियन सी की ओर से लोग आया करते थे, बे ऑफ बंगाल की रूट से लोग आया करते थे। अब टू क्रॉस सी क्विकली। अब देखो, वो लोग शिप से आ रहे हैं और वो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उन्हें तो टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह आने में। लेकिन वो लोग इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया? मॉनसून विंड्स का, मॉनसून में जो विंड्स चलती तो जिस ओर हवा बहा करती थी वो उस ओर निकल जाते थे। तो उन्होंने मॉनसून विंड्स का यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने के लिए। फॉर लॉन्ग जर्नीज बिल्ट
स्टर्डी शिप्स, स्टर्डी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग शिप बनाई करते थे। जब उन्हें बहुत लॉन्ग जर्नी पर जाना रहता था, बहुत दूर जाना रहता था लंबे समय के लिए, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिप्स बनाया करते थे ताकि बीच में वो टूट फूट ना जाए। टू रीच वेस्टर्न कोस्ट, अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट आना रहता था, वेस्टर्न कोस्ट मतलब जो वेस्ट की ओर समुद्री इलाका है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, इस जगह, तो वो लोग क्या करते, रीच वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया सेल विथ साउथ वेस्ट मानसून। अगर उन्हें ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आना रहता था तो वो कैसे सेल करते थे, साउथ वेस्ट मानसून का यूज़ करते थे वो, मतलब साउथ से वेस्ट की ओर जो हवा बह रही थी वो उससे आया करते थे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, अब अगला पैराग्राफ है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। जो कोस्ट थे, जो समुद्री इलाके थे, उसके अगल बगल अब क्या बन गए, नए नए किंगडम्स बन गए। तो जो हमारा सदर्न हाफ है, हमारा जो इंडिया है, उसका साउथ का जो रीजन है, वहाँ की जो कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्री इलाके की जो लाइन होती है, जिस लाइन से लग के, जैसे ये इंडिया है और इस लाइन से लग के क्या होता है, समुद्र का इलाका आ जाता है, और इस लाइन से लग के समुद्र का इलाका, फिर ऐसे ऐसे होगा, तो ये क्या हुआ, सदर्न कोस्ट हुआ। यहाँ पे आपका ये श्रीलंका आ जाता है, तो ये हुआ सदर्न कोस्ट। और यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है, यहाँ पे बहुत सारे हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, रिवर वैलीज मिलेंगी। तो सदर्न हाफ का ऐसा सीन था। और इन रिवर वैलीज में से, तो यहाँ पे रिवर वैली का क्या मतलब हो गया, जैसे दो पहाड़ हैं और दो पहाड़ के बीच में से जब नदी निकलती है उसको बोलते हैं अपन वैली, तो ये हो गया रिवर वैलीज। तो साउथ सदर्न हाफ जब आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली, तो जो कावेरी है, कावेरी को क्या बोला जाता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल रिवर वैली बोला जाता है। अब जो चीफ्स थे और जो किंग्स थे, चीफ्स यानी जो बहुत बड़े होते, जैसे सरदार लोग होते थे, चीफ्स है ना, जो बड़ी पोजीशन पे होते थे, मुखिया बोल दीजिए आप, और जो राजा लोग हुआ करते थे, ये इन रिवर वैली पे, जैसे कावेरी है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रिवर वैली है। अगर आप यहाँ कोई भी क्रॉप लगाओगे वो उगेगी, आप उसे बेचोगे आपको वेल्थ मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो चीफ्स और किंग्स क्या करते थे, रिवर वैलीज को कंट्रोल किया करते थे, जो कि समुद्र के किनारे हुआ करती थी, और वो लोग क्या बन जाते थे, रिच और पावरफुल। अब आगे हम देखते हैं, जो हमारा संगम लिटरेचर है उसमें एक पोयम है, कौन सी, संगम पोयम मेंशन्ड है। उसमें हमें एक वर्ड मिलता है मूवेंदर, मूवेंदर। इसका ये मतलब होता है थ्री चीफ्स यूज्ड फॉर हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिली, तीन चीफ मतलब तीन मुखिया। और ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया, मूवेंदर, उस समय तीन डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फेमस थी, रूलिंग फैमिलीज थी, वो थी द चोलास, द चेरास एंड द पंड्यास। तो इनके जो चीफ हुआ करते थे उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया मूवेंदर। द चोलास, चेरास एंड पंड्यास बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया 2300 ईयर्स एगो। आज से 2300 साल पहले जो चोलास, चेरास और पंड्यास थे, इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर फैला लिया था। तो इन लोग का क्या था, जो चोलास, चेरास और पंड्यास थे, इनके दो सेंटर हुआ करते थे। एक सेंटर होता था ज़मीन पे, मतलब बीचों बीच कहीं पे भी वो ले लेते थे, और एक स्पेशली हुआ करता था कोस्ट पे, मतलब समुद्र के किनारे हुआ करता था। तो देखो दो सेंटर है, इसका भी दो सेंटर, इसका भी दो सेंटर, इसके भी दो सेंटर, तो टोटल हो गए 6 सिटीज़। ठीक है, तो इन सारी 6 सिटीज़ में से दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, वो थी पुहार, पुहार को और एक नाम से जाना जाता है, वो होता है कावेरी पट्टनम। तो कावेरी पट्टनम क्या था, पोर्ट ऑफ चोलास था। पोर्ट यानी आप जानते हो कि बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आती हैं और अपना सामान लोड अनलोड करती हैं। तो कावेरीपट्टनम पोर्ट ऑफ चोलास था। और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी थी मदुरई। मदुरई क्या थी, पांड्यास की कैपिटल थी। तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई थी। अब देखो चीफ के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे नॉर्मल चीफ होता है या किंग होता है, ये क्या करते हैं, टैक्स मांगते हैं। तो यहाँ के जो चीफ हुआ करते थे चोलास, चेरास और पंड्यास के, ये टैक्स कलेक्ट नहीं किया करते थे, ये मांगा करते थे गिफ्ट्स। ये बोलते थे अपने लोगों से कि या तो हमें आप गिफ्ट ला के दे दो। वो टैक्स सीधा सीधा टैक्स रूप नहीं मांगते थे, वो बोलते थे कि हमें गिफ्ट ला दो, या खुद मन से लोग उनको ला के गिफ्ट दे दिया करते थे। ये लोग मिलिट्री, दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। तो ये
लोग क्या करते थे, जो सेना होती थी उनका जो अभियान वो लोग करते रहते थे, एक्सपीडिशंस मतलब अभियान, ये उसको भी देखा करते थे, उस पर भी ध्यान अपना लगाया करते थे। मतलब ये ओवरऑल हर चीज़ की नॉलेज रखा करते थे। कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, जो अगल बगल के एरियाज होते थे इनके एम्पायर के, ये उनसे ट्रिब्यूट लिया करते थे। ट्रिब्यूट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, क्या, जब कोई इंसान अपने मन से खुद से कोई गिफ्ट ला के देता है या कोई एम्पायर उनके साथ वाला, वो होता है ट्रिब्यूट। तो ये नेबरिंग एरिया से ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे। अब इनको जो भी ट्रिब्यूट में वेल्थ मिला करती थी बहुत सारी, तो कैप्ट सम वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्ट टू सपोर्टर्स, सोल्जर्स, फैमिली मेम्बर्स एंड पोएट्स। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी इनको वेल्थ मिली, जो भी पैसा मिला या प्रॉपर्टी मिली, ये उसमें कुछ हिस्सा रख लेते थे और बचा हुआ किसको दे देते थे, अपने सपोर्टर्स को दे दिया करते थे, जो भी सेना के सोल्जर्स हुआ करते थे उनको दे दिया करते थे, फैमिली मेम्बर्स को दे दिया करते थे, और जो उनकी सभा में पोएट्स बैठा करते थे, जो उनके बारे में पोएम लिखा करते थे, उनको दे दिया करते थे। जो पोएट्स हैं, संगम कलेक्शन के जो पोएट्स थे, कंपोज्ड पोएम फॉर थीव्स हु रिवॉर्डेड देम। अब पोएट है, उसको मिल गया रिवॉर्ड, तो वो खुशी खुशी में क्या करता था, उसके लिए वो राजा जिसने उसको रिवॉर्ड दिया उसके लिए क्या करता था, पोएम कंपोज किया करता था, यानी पोएम लिखा करता था। अब देखो, जो चोलास, चेरास और पंड्यास थे, इनका रूल कब था, आज से 2300 ईयर्स एगो। उसके 200 साल बाद, उसके 200 साल बाद, मतलब समझ रहे हैं, आज से 2300 में से आप 200 माइनस करो, तो आज से 2100 साल पहले किसका राज आया, सातवाहन डायनेस्टी का, 200 ईयर्स लेटर। मतलब चोलास, चेरास और पंड्यास के 200 साल बाद राज चला सातवाहन का, सतवाहन आप बोलो जो आपको अच्छा लगे, इनकी डायनेस्टी आई रूल में, बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। तो सतवाहन डायनेस्टी कहाँ पावरफुल हुई, वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया अगर आप इंडिया के मैप पे देखोगे तो देखो, ये जो कलर्ड पार्ट है ना, इंडिया के पार्ट में ये जो पूरा कलर्ड पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये पार्ट हुआ है ना, ये क्या है, वेस्टर्न इंडिया है। तो सातवाहन डायनेस्टी इस एरिया में बहुत पावरफुल साबित हुई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इसके बारे में हमें कैसे पता चला, तो इनकी मम्मी का नाम था गौतमी बालाश्री। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था जिसमें उन्होंने अपने बेटे के बारे में, यानी गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में बताया था। ही एंड अदर सातवाहन रूलर्स, देखो जो ये थे यानी गौतमी पुत्र जो थे और जो अलग सातवाहन रूलर्स थे, इन्हें बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। लॉर्ड मतलब भगवान, एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया। कहाँ के, दक्षिण पथ के। दक्षिण मतलब ऐसा रास्ता जो साउथ की ओर लेके जा रहा है, दक्षिण मतलब साउथ, पथ मतलब रास्ता, तो ऐसा रास्ता जो साउथ की ओर जा रहा है, वहाँ के ये लोग राजा कहलाते थे, लॉर्ड कहलाते थे, भगवान कहलाते थे। ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। तो जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स थे, और मतलब गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने अपनी आर्मी कहाँ भेजी थी, ईस्ट के समुद्र के इलाकों में, वेस्ट और साउथ सदर्न में जो भी समुद्र के किनारे इलाके थे वहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी। अब पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क तो सब जानते हैं, कपड़ा होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो उस समय सिल्क रूट हुआ करता था एक, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो सिल्क होता है, हाई वैल्यूड फैब्रिक बिकॉज ऑफ रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क, स्मूथ टेक्सचर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इसकी होती थी कॉम्प्लिकेटेड। क्या बताया हमें, सिल्क जो है हाई वैल्यूड फैब्रिक है, ऐसा कपड़ा जिसकी बहुत वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये बहुत, इसके जो कलर्स होते थे वो बहुत सुंदर, बहुत रिच होते थे, बहुत ग्लॉसी हुआ करते थे। इसका जो टेक्सचर होता था, मतलब आप इसको जब छुओगे तो आपको बहुत स्मूथ लगेगा, बहुत स्मूथ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग, और जो सिल्क था ये, इसकी जो प्रोसेस थी बनने की बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब बहुत टफ थी, बहुत मुश्किल से सिल्क बना करता था। प्रोसेस क्या थी, पहले तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनका जो कोकून होता है उसमें से रॉ सिल्क आप एक्सट्रैक्ट करो, फिर आप उसको थ्रेड बनाओ उसकी, और उस थ्रेड की मदद से क्या, फिर क्लॉथ बनता था। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती थी। तो सबसे पहले चाइना ने इसको इन्वेंट किया था, पर जो इसकी टेक्निक थी, सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी, वो आज से कब आई, 7000 साल पहले आई। और इन लोगों ने इस टेक्निक को, इस मेथड को सीक्रेट रखा। चाइना वालों ने 1000 साल तक, शुरुआत के 1000 साल तक तो इस टेक्निक को क्या रखा, सीक्रेट रखा, पर धीरे धीरे फिर ये लोगों में खुलता गया। तो सिल्क कब बनना शुरू हुआ था, आज से 7000 साल पहले, तब। सिल्क रूट, क्यों कहा जाता है, तो देखो, पीपल फ्रॉम चाइना वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फूड
हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम। जो चाइना के लोग थे वो अलग अलग एरिया में जाया करते थे, अलग अलग देशों में जाया करते थे, या तो पैदल जाते थे या तो हॉर्स पे जाते थे या फिर कैमल्स पे जाते थे, और ये अपने साथ क्या लेके जाते थे, सिल्क लेके जाते थे। तो वो लोग जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते का नाम रख दिया सिल्क रूट। Chinese ruler sent gift rulers in Iran and West Asia spread the knowledge of silk to west। अब चाइनीज रूलर्स ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इन्होंने क्या किया, जो ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स थे उनको इन्होंने गिफ्ट भेजे, है ना। और जब इन्होंने उन्हें गिफ्ट भेजे तो उन्होंने क्या किया, पूरे वेस्ट में सिल्क के बारे में और बात फैला दी। जैसे जैसे जो भी आप आज न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ के बाद एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ देखोगे उसके बारे में उसको खरीदने जाओगे उसको देख के। तो वो लोग उस समय एडवर्टाइज नहीं कर पाते थे, वो लोग गिफ्ट भेजते थे, मतलब उनको पटा के रखते थे ताकि वो उनके सिल्क की नॉलेज हर जगह पहुंचाएं। आज से 2000 ईयर्स एगो रोम्स पीपल स्टार्टेड वेयरिंग सिल्क। देखो 2000 साल पहले क्या हुआ, जो रोम के लोग थे उन्होंने सिल्क पहनना शुरू किया। ज़्यादातर कौन पहनता था, रूलर्स पहना करते थे और रिच पीपल, क्योंकि बहुत महंगा हुआ करता था, तो या तो रूलर्स ही इसको अफोर्ड कर पाते थे या तो बहुत अमीर लोग। और ये उस समय बन गया था फैशन, सिल्क पहनना बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया था, तो लोग उसे पहना करते थे। जो सिल्क था बेटा वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, जैसे अभी हमने देखा। क्यों हुआ करता था, क्योंकि ये पूरा कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। रोम का इंसान चाइना से लेकर इतनी दूर से लेकर तो एक्सपेंसिव तो हो गई, और चाइना से लाने के लिए बीच में आते थे डेंजरस रोड, भयानक भयानक रोड आते थे, माउंटेन आते थे, डेजर्ट आते थे, इन सबको पार करके सिल्क आया करता था, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। पीपल लिविंग अलॉन्ग रूट डिमांडेड पेमेंट ट्रेडर्स टू पास। अब देखो, अब लोगों ने इसका उठाया फ़ायदा। जो सिल्क रूट था उसके अगल बगल लोग रहा करते थे, जो भी रूट वो लोग फॉलो करते थे इतनी दूर तक उसके बीच में लोग तो रहा करते थे, तो वहाँ पे जो भी एम्पायर हुआ करता था या जिसका भी घर हुआ करता था वो लोग ट्रेडर्स को रोक लिया करते थे और उनसे बोलते थे कि आप हमें पैसे दो या कुछ भी दो तभी हम आपको आगे जाने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों ने किया। तो जो किंग्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो सिल्क रूट है उसके अगल बगल कंट्रोल जमा लें, ताकि अगर कोई ट्रेडर्स को लूटने की कोशिश करे तो हम उन ट्रेडर्स को बचा लें। तो वो लोग क्या करने लगे, ट्रेडर्स जो भी फिर वहाँ से जाया करते थे तो उनको रॉबर्स से बचा लिया करते थे, और उनको बदले में वो लोग कहते थे ट्रेडर्स से कि हमने देखो तुम्हारी रक्षा करी, तुम्हारे लिए हमने पूरी आर्मी वगैरह लगाई और तुम्हें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। तो उनको क्या मिलता था, इसके बदले टैक्स दे दिया करते थे ट्रेडर्स, ट्रिब्यूट दिया करते थे और गिफ्ट दिया करते थे। किसको दिया करते थे, उन किंग्स को जो उन ट्रेडर्स की रक्षा करते थे, ताकि बीच में उनके साथ रॉबरी ना हो जाए। अब पढ़ते हैं कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी क्या थी, ये बहुत बेस्ट रूलर्स हुआ करते थे। इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल कर रखा था, पूरा सिल्क रूट को कंट्रोल किया गया था। रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आज से 2000 साल पहले इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल एशिया में रूल जमाया था। इनके दो मेजर सेंटर हुआ करते थे, एक था पेशावर और एक था मथुरा। देखो नॉर्थ वेस्ट कौन सा पार्ट है, आज जहाँ पर पाकिस्तान है ना, तो पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पेशावर हुआ और यहाँ पे हो गया मथुरा, तो ये इसको कंट्रोल किया करते थे। इनके दो मेजर सेंटर थे, यहाँ से इनकी पावर चला करती थी। इनके रूल के दिनों में ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट माउथ ऑफ रिवर इंडस। अब देखो पहले जो रूट था, सिल्क रूट था, वो कहाँ तक था, सेंट्रल एशिया तक। पर जब कुषाण का रूल चला, कुषाण जो थे उन्होंने अपना रूल चलाया, तो ये कहाँ तक आ गया, इंडस रिवर के पास तक आ गया, मतलब इंडिया तक आ गया था सिल्क रूट, इसलिए ये बहुत फेमस हुआ करते थे। कुषाण्स जो थे ये बहुत अर्लीस्ट रूलर थे, पहले रूलर्स थे। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू कराए थे, ये सबसे पहले रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू कराए थे, जो कि ट्रेडर्स यूज़ किया करते थे जब वो सिल्क रूट के थ्रू आया करते थे। अब देखते हैं बुद्धिज्म कैसे फैला, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो एक कनिष्का थे, ये बहुत फेमस कुषाण रूलर थे। इन्होंने कब राज किया था, आज से 1900 साल पहले, 1900 ईयर्स एगो। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल, एक बुद्धिस्ट सभा को बनाया था, ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें अश्वघोष थे। अश्वघोष कौन थे, एक पोएट थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। बुद्ध चरित्र क्या है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिसमें बुद्धा के बारे में आपको सारी नॉलेज देखने को मिलेगी। लिव्ड इन हिज कोर्ट, तो अभी देखा हमने कहाँ रहते थे, इनके कोर्ट में, इनकी काउंसिल के थे ये। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा जो उन्होंने लिखी थी, इसलिए बहुत फेमस थे। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अश्वघोष किसने क्या लिखा, तो हम बोल सकते हैं इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, यानी बायोग्राफी ऑफ बुद्धा।
इन लोगों ने क्या किया, अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, अब इसी समय क्या हुआ, बुद्धिज्म की एक नई फॉर्म भी आई जिसे बोलते थे महायान बुद्धिज्म। क्या नाम था इस न्यू फॉर्म का, महायान बुद्धिज्म। इसके दो फीचर्स थे, पहला स्टेचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। पहले की जो फॉर्म थी बुद्धिज्म की उसमें स्टेचूज वगैरह नहीं हुआ करते थे, बस उन्हें याद किया जाता था, जो ट्रीज वगैरह थी वही साइन बन गए थे, जैसे एनलाइटमेंट बोध गया में हुआ था उन्हें, तो वो सब साइन थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो नया फॉर्म है उसमें इन्होंने स्टैचूज बनाने शुरू कर दिए बुद्धा के। ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे और तक्षशिला में मिलेंगे। और दूसरा बिलीफ ये था, ये लोग बोधिसत्वास में बहुत मानते थे। इनका बिलीफ कहाँ ज़्यादा बढ़ गया, बोधिसत्वास में। बोधिसत्वास उन्हें कहा जाता है उन लोगों को जिन्हें एनलाइटमेंट हो जाती है, मतलब जिन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें कहा जाता था बोधिसत्वास। तो देखो, जब किसी को एनलाइटमेंट हो जाती थी तो वो इतना पीसफुल हो जाता था कि वो एक खाली जगह में बैठ के दिन भर जाप कर सकता था, मतलब आंख बंद करके ध्यान लगा सकता था। लेकिन जो बोधिसत्वास थे, इन्होंने सोचा कि हम ये नहीं करेंगे, हमारे पास जो ज्ञान है, जो एनलाइटमेंट हमने प्राप्त किया, उससे हम दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, उन लोगों को मदद कराएंगे, उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाएंगे। वर्शिप ऑफ बोधिसत्वस बिकेम पॉपुलर, तो इनका जो बिलीफ था ये बढ़ता गया, लोग इनकी पूजा करने लगे, और ये चाइना में, सेंट्रल एशिया में, कोरिया में, जापान में, हर जगह ये फैल गया। अब क्या है, बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। अभी जो बुद्धिज्म था ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हो गया, वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में। Caves hollowed out for monks to live in, made for merchants और farmers, orders of kings and queen। देखो, जो बुद्धिज्म था अभी बढ़ता गया, मतलब लोग बुद्धिज्म को फॉलो भी करने लगे और ज्वाइन भी करने लगे, तो केव्स बनाना ज़रूरी थी। तो केव्स कहाँ, किसके लिए बनाना शुरू कर दिया ना, मॉन्क्स ने, यानी जो ज्वाइन कर लेते हैं बुद्धिज्म, मतलब अब वो बिल्कुल मॉन्क्स वाला जीवन बिताएंगे। तो केव्स उनके लिए बनाई गई, ये किसके द्वारा बनाई जाती थी, या तो व्यापारी लोग बनवा देते थे या तो फार्मर्स बनवा देते थे, और ऑर्डर पे बनाई जाती थी किंग या क्वीन के। ऑफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स मतलब कौन सा, जो वेस्ट है हमारा, महाराष्ट्र हुआ और गोवा साइड हुआ, नीचे आए, तो जो भी वेस्ट इंडिया का पार्ट है उसमें जो माउंटेन्स हैं उन्हें बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। उस जगह पर बनाए गए थे ये रास्ते, और वहाँ पे ज़्यादातर ये केव्स लोकेट किया करती थी। रोड्स कनेक्टिंग पोर्ट्स विद सिटीज इन द डेक्कन रन थ्रू दिस प्लेसेस, वो रोड्स जो पोर्ट्स को किससे कनेक्ट करते थे, डेक्कन सिटीज़ से, तो वो यहाँ पे इन्हीं रोड पे वो केव्स अगल बगल बनाया करते थे। तो जो केव के थ्रू जो पासेस होते थे, यानी जो रास्ते जाते थे, वहाँ पे ऐसी रोड हुआ करती थी। ओके, ट्रेडर्स हॉल्टेड देयर ड्यूरिंग देयर ट्रेवल, जो ट्रेडर व्यापारी होते थे जब वो ट्रेवल किया करते थे तो वो इन्हीं केव्स में रुका करते थे, आराम किया करते थे। ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, अब ओल्डर फॉर्म क्या है, जो पुरानी फॉर्म थी, ये पुरानी फॉर्म थी थेरावादा बुद्धिज्म, जिसमें हमने देखा वो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। तो ये कहाँ पॉपुलर थी, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। अब हम देखते हैं द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री थे, इन्होंने क्या जाना, क्या खोजा, इनके क्या क्या व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, वो पढ़ेंगे हम। तो जो ट्रेडर्स थे, अभी हमने देखा ट्रेडर्स कैसे जर्नी करते थे, या तो शिप्स के थ्रू या कारवान्स में जर्नी किया करते थे, दूर दूर से आया करते थे। तो जो पिलग्रिम्स हुआ करते थे, जो तीर्थयात्री हुआ करते थे, वो इन्हीं के साथ आ जाया करते थे। पिलग्रिम्स अभी हमने देखा, मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, ऐसे आदमी और औरत जो बहुत भगवान की पूजा करने के लिए उनके धामों पे जाया करते हैं, उन्हें बोला जाता है पिलग्रिम्स। जैसे कोई इंसान केदारनाथ जाएगा तो वो पिलग्रिम कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वो उनके दर्शन करने जा रहा है एक भक्त की तरह, इस तरीके से। तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फा हियान केम टू सब कॉन्टिनेंट 1600 ईयर्स एगो, तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, ये इनका नाम था फा हियान, ये कब आए थे, सब कॉन्टिनेंट में आज से 1600 साल पहले आए थे। फिर एक थे जुआन जैंग, ये 1400 ईयर्स एगो आए थे, और एक थे आई क्विन, ये 550 ईयर्स आफ्टर, जुआन जैंग के 50 साल बाद ही आए थे। कैम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा एंड फेमस मोनेस्ट्री, तो ये जो भी पिलग्रिम्स थे क्यों आया करते थे, ताकि ये उन प्लेसेस में विजिट कर सकें जिसमें उन्हें बुद्धा की लाइफ के बारे में पता चले, और फेमस मोनेस्ट्री भी ये लोग जाया करते थे। हाउ फा हियान रिटर्न टू चाइना, अब देखो फा हियान चाइना कैसे गए, देखिए तो बुक में ये पैरा है, हाउ फा हियान रिटर्न टू चाइना।
अब देखो उन्होंने पूरा नॉलेज ले लिया कि क्या हुआ करता था क्या नहीं। अब वो चाइना कैसे लौटे उसकी कहानी है। तो फाहियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। इन्होंने अपने घर जाने की जर्नी कहाँ से शुरू करी? बंगाल से शुरू करी। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट। तो ये उस शिप में गए जो कि किसी को, जो व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे होंगे, तो उन्हीं की शिप में चले गए। अब क्या हुआ, इन लोगों ने 2 ही दिन ट्रैवल किया होगा तो एक स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। तो मर्चेंट्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो फेंकना शुरू करी ताकि जो शिप है वो ज़्यादा भारी ना हो, लाइट हो जाए। तो फाहियान को भी अपनी चीज़ें फेंकनी पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने छोटी छोटी जो भी फालतू की पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उन्हें फेंक दिया। लेकिन जो ये बुक्स और स्टैचूज लेके आए थे बुद्धा के, ये इन्होंने उनको नहीं फेंका, वो अपने साथ उन्हें लेके गए। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। दिस इज हाउ डिस्क्राइब द डीड। देखो फिर क्या हुआ, 13 दिन बाद वो स्टॉर्म बंद हुआ। अब इससे क्या पता चला कि फाहियान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, उन्होंने अपनी लाइफ किसके लिए बिता दी? बुद्धा के लिए। उन्होंने उनकी बिलोंगिंग्स नहीं फेंकी, उनके स्टैचूज नहीं फेंके, उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स फेंक दी। अब इन्होंने कुछ बताया था सी के बारे में। The sea itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon, or stars in their motions. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. इन्होंने बोला कि सी इतना बड़ा था, इतना बाउंडलेस था कि ये इम्पॉसिबल था कि आप ईस्ट डायरेक्शन पता कर पाओ या वेस्ट डायरेक्शन। बट अगर आप सन देख पा रहे हो, मून देख पा रहे हो, स्टार देख पा रहे हो, तो इन्हीं के मोशन से हम डायरेक्शन का पता कर पाते थे। लेकिन अगर वो भी रेनी वेदर में कन्वर्ट हो जाता था तो अब आपका काम क्या था, बस आप विंड को फॉलो करते जाओ। तो ये कुछ उन्होंने सी के बारे में बताया था। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। तो इनको जावा पहुंचने के लिए 90 से ज़्यादा दिन लग गए थे, जहाँ पर ये कुछ महीने 5 महीने के लिए रुके थे। और उसके बाद ये एक और मर्चेंट शिप में बैठ गए जो उनको चाइना की ओर लेके चली गई। देखिए आगे पढ़ते हैं। जो जुआनजैंग थे कैरिड बैक विद स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड एंड ओवर 600, जिसमें से 50 गुम हो गई थी, मैन्यूस्क्रिप्ट लोडेड ऑन बैक ऑफ 20 हॉर्सेस। देखो फाहियान के बारे में भी हमने देखा। अब देखते हैं जुआनजैंग, जब ये वापस गए तो इन्होंने अपने साथ कोई स्टैचूज रखे थे, बुद्धा के स्टैचू रखे थे जो कि गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड से बने थे। और इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट रखी थी, कितनी? 600, जिसमें से 50 गुम हो गई थी। और ये कैसे लेके गए थे? 20 हॉर्सेस के ऊपर इन्होंने रख के उसको लेके गए थे। इन्होंने अपनी बची हुई ज़िंदगी पूरा किस में बिता दी? जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट ये लेके गए थे वो तो संस्कृत में थी, तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस मैन्यूस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए बिता दी। अब पढ़ते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अगर किसी को बुद्धा के बारे में जानना था तो जो नालंदा था वो सबसे अच्छी जगह थी। तो जुआनजैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्टडीड हियर। तो जितने भी पिलग्रिम्स आते थे, तीर्थयात्री आते थे, वो यहाँ पढ़ा करते थे बुद्धिज्म के बारे में। नालंदा मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कहलाती थी। यहाँ के जो टीचर्स होते थे उनकी एबिलिटी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। ये लोग क्या करते थे, बुद्धा की टीचिंग को बहुत सिंसियरिटी से फॉलो करते थे, मतलब बहुत सिंसियर, इसमें कोई मजाक मस्ती उनका नहीं रहता था। उनको सिंसियर रहना था, किसके लिए? बुद्धा की टीचिंग के लिए। रूल्स ये थे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और हर एक को से उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशन, वो लोग दिन भर डिस्कशन किया करते थे। और जो बूढ़े लोग थे और जो यंग लोग थे वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लर्नेड मैन जो थे, ये यहाँ पर आते थे अपने डाउट्स को सॉल्व करने, अलग अलग सिटीज़ से आया करते थे। और जो न्यू एंट्रेंट्स थे, अगर कोई नया इंसान आ रहा है कहीं और से, तो जो गेट कीपर होता था वो उनसे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता था। और यदि आप उनके सारे आंसर के सही जवाब दे पाते थे तभी उनको अंदर घुसने दिया जाता था। तो वो अगर 10 क्वेश्चन पूछता था जिसमें से 7 और 8 तो नॉन आंसरेबल थे, मतलब आप उनका आंसर नहीं कर सकते थे। फिर देखते हैं उसी समय क्या भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति क्या है? वर्शिप ऑफ डिटीज लाइक शिवा, विष्णु, दुर्गा गेंड इम्पोर्टेंस। लोग क्या करने लगे? शिव, विष्णु, दुर्गा, इन भगवानों की बहुत पूजा करने लगे और भक्ति बहुत बढ़ने लगी। भक्ति क्या होता है? पर्सन्स डिवोशन टू हिज और चूजन डिटी। इंसान का समर्पण होता है किसके प्रति? अपने भगवान के प्रति, जो भी वो चूज़ करे। कोई शिव की पूजा करता था, कोई विष्णु की, तो लोग उनके प्रति बिल्कुल अपना समर्पण करते थे, उसे कहा जाता था भक्ति। अब भक्ति ऐसा नहीं था कि गोरे काले में भेद करे,
या फिर हाई कास्ट, लो कास्ट, रिच या पुअर, इसमें ऐसा कोई भी फालतू का डिफरेंस नहीं हुआ करता था। एनीवन कैन फॉलो, कोई भी इंसान होता था वो भक्ति को फॉलो कर सकता था। भक्ति का आइडिया हमें कहाँ से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है, जो कि हिंदूज़ की बहुत सेक्रेड बुक है, यानी बहुत पवित्र किताब है। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इस तरीके की जो पूजा पाठ थी ये कंट्री के अलग अलग पार्ट में फैलने लगी। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस पीपल फॉलोड भक्ति। अब पहले तो सैक्रिफाइस हुआ करते थे, लोग यज्ञ किया करते थे, अपनी चीज़ें सैक्रिफाइस किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, लोग इससे हट के कहाँ आने लगे? भक्ति की ओर आने लगे। और जो भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था कि तुम चिंता मत करो, बस तुम अपना पूरा समर्पण मेरे प्रति रखो, मैं तुम्हें सही और गलत में सबका डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आइडिया जनरेट हुआ, किसका? भक्ति का आइडिया जनरेट हुआ। इफ़ वर्शिप इज़ डन बाय प्योर हार्ट, अगर देखो जो वर्शिप, जब आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, अगर वो बिल्कुल साफ मन से की जाती थी तो जो भी जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो वो आपके सामने अपीयर होता था। जैसे वो किसी भी फॉर्म में आ सकते थे, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, लायन के फॉर्म में, ट्री के फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप उनकी पूजा कर रहे हो, जिस फॉर्म में आप उन्हें चाहते हो, वो उस फॉर्म में आपके सामने आ जाते थे, अगर प्योर हार्ट से वर्शिप की जाती थी तो ये आइडिया था। अब ये आइडिया जैसे जैसे बढ़ने लगा तो आर्टिस्ट भी उभर के आए, और इन आर्टिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन से बहुत सुंदर सुंदर भगवान की फ़ोटो बनाना शुरू कर दी। Images of these deities that were special were placed in a special home known as temples. ये जो इमेजेस थी इन डिटीज़ की, इन्हें कहाँ रखने लगे? टेम्पल्स में रखने लगे, होम्स में रखने लगे। भक्ति इंस्पायर्ड बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। देखो आर्ट में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट लोग आने लगे उभर के, भक्ति से इंस्पायर होके बहुत सारी नक्काशियाँ बनने लगी, पोएट्री, पोएम्स होने लगी, आर्किटेक्चर करने लगे लोग, इस तरीके से। अब भक्ति क्या है? फ्रॉम संस्कृत टर्म, भक्ति का जो ओरिजिन है वर्ड का, ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के टर्म भज मीन्स होता है टू डिवाइड और शेयर, सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशन बिटवीन डिटी एंड डिवोटी। देखो भगवान और भक्त के बीच का जो रिश्ता है वो भक्ति के थ्रू बताया गया है। इसमें भक्त क्या करता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है, किसके साथ? अपने भगवान के साथ, अपने डिटी के साथ। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत गॉड। भक्ति किसके प्रति होती है? भगवान के प्रति होती है। ओके और वो अपना भाग्य किससे शेयर करता है? अपने भगवान से शेयर करता है, जो भी डिटी को वो मानता है। हिंदू डिराइव्ड, अब देखो आप एक और फिर पैरा आएगा जिसमें हम पता करेंगे जो वर्ड हिंदू है ये इंडस से होके आया है। जो अरब और ईरान के लोग थे उन्होंने हिंदू वर्ड को यूज़ किया और उन्होंने कहा कि जो इंडस के ईस्ट में जो लोग रहते हैं, ईस्ट ऑफ इंडस, उनको कहा गया हिंदू। एल्सवेयर में अब हम क्या पढ़ेंगे कि आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी उभर के आई वेस्ट एशिया में। जीसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका था, कहाँ हुआ था? बॉर्न इन बेथलेम, पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। क्रिस्ट की टीचिंग ये थी कि वो अपने आप को कहते थे कि मैं सेवियर ऑफ वर्ल्ड हूँ, मैं दुनिया का रक्षक हूँ। और वो कहते थे कि आप दूसरों को प्यार से ट्रीट करो, दूसरों पे भरोसा करो, दूसरों को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार से बात करें तो आप भी लोगों से कैसे बात करो? प्यार से बात करो, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बाइबल उनकी होली बुक है जिसमें आपको क्रिस्ट की जितनी भी टीचिंग्स है वो मिलती हैं। क्रिस्ट की टीचिंग देखिए स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये क्या हुआ? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला। फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर, जो पहले क्रिश्चियन प्रीचर थे, मतलब जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई, वो कब आए थे? हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वेस्ट एशिया से आए थे, वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। कब आए थे? जब क्रिस्ट ख़त्म हो चुके थे, उसके 100 साल के अंदर ही ये आ गए थे। क्रिश्चियंस ऑफ केरला, जो केरला में जो क्रिश्चियंस है उन्हें कहा जाता है सीरियन क्रिश्चियंस। ये आए थे वेस्ट एशिया से, और ये जो फॉर्म है इनकी, ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है वर्ल्ड की। कौन सी? सीरियन क्रिश्चियन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इज सीरियन क्रिश्चियंस। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एनसीईआरटी की। सिल्क मेकिंग आज से 7000 साल पहले शुरू हुई। चोलास, चेरस, पंड्यस कब उभर के आए? 2300 साल पहले। डिमांड ऑफ सिल्क इन रोम 200 ईयर्स एगो। कनिष्क जो थे कुषाण रूलर, ये आज से 1900 साल पहले इनका राज था। फाहियान केम टू इंडिया 1600 ईयर्स एगो। जो ज़ुआनज़ैंग थे ये कब आए थे भारत? 1400 ईयर्स एगो। और अपार कंपोजेस पोएम्स ऑफ शिवा, शिवा के लिए जो पोएम्स का कंपोजन था अपार, वो कब हुआ था? 1400 ईयर्स एगो।
तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।